Hello and welcome to Amjad Academy. I am here for class 11 physics, and in this we are learning the chapter of mechanical properties of solids, and in that we are dealing with elasticity. तो ये क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी के बारे में हमारी स्टडी चल रही है। मैंने पिछले वीडियोस भी आपको दिए हैं, वो वीडियोस भी आप रेफर कर लीजिए। थोड़ा पहले के वीडियोस और अब के वीडियोस में थोड़ा गैप आ गया, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे नहीं होगा और हम जो है तो वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाते जाएंगे 11th क्लास के लिए भी। तो हम इलास्टिसिटी की स्टडी कर रहे हैं, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में इलास्टिसिटी एंड फ्रिक्शन है, और मैं पहले बोल चुका हूं फ्रिक्शन का हिस्सा जो है तो अभी कोविड के चलते उसको डिलीट कर दिया गया है, और अब हम जो है तो हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं जो सब टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी। ये अमजद एकेडमी का चैनल है और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, 11th फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमारे इस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी आपकी डिमांड्स है वो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर डालिए। चलिए, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है वो हम पढ़ते हैं। पहले स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है वो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। इट इज डिफाइंड as the potential energy stored in a stretched wire by an external applied force। ये इसका डेफिनेशन है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द पोटेंशियल एनर्जी विच इज stored in a stretched wire during elongation by a stretching force। ये during elongation है, तो मैं एक बात जोड़ देता हूं यहां पर। potential energy stored in a stretched wire by an applied force during its elongation ये इसका डेफिनेशन है। देखिए, डेफिनेशन ये है कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर बाय एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल यहां मैंने लिखा नहीं हूं, लेकिन वो अंडरस्टूड है। बाय एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग इट्स इलोंगेशन, यानी कि ड्यूरिंग द वायर्स इलोंगेशन। ये इसका डेफिनेशन है। अब देखिए, इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं इसके डेफिनेशन में। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने एक तार ली, मान लीजिए यहां पर मैंने ये एक सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से हमने एक तार लटकाई हुई है। ये तार लटकाई हुई है इस तरह से, और इसकी कुछ ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L है। आई होप इट इज विजिबल, राइट। सो यहां पर आपने ये फोर्स अप्लाई किया, इसको F फोर्स अप्लाई किया। स्टिल आई थिंक सो इट इज विजिबल, ओके। कैपिटल L इसकी ये ओरिजिनल लेंथ है, कैपिटल L इसकी ओरिजिनल लेंथ है। आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये वायर स्ट्रेच हुआ और इसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ, ये लेंथ में इंक्रीज हुआ।
इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हुई। ये इंक्रीज इन लेंथ है। ये इंक्रीज इन लेंथ मैं ले रहा हूं इतनी लेंथ, ये है स्मॉल एल। स्मॉल एल ये स्ट्रेच हुई है, तो वायर स्ट्रेच हुआ, अप्लाइड फोर्स के जरिए वो स्ट्रेच हुआ, और इसके स्ट्रेच होने में यहां पर वर्क डन हुआ, क्योंकि ये तार फैल गया, इलोंगेट हो गया, इलोंगेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ। फैलने से इसके अंदर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वर्क डन हुआ, और वही वर्क डन अब इस स्ट्रेच्ड वायर के अंदर स्टोर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका बैकग्राउंड है कि स्ट्रेन एनर्जी कैसे आती है। ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल थी, आपने फोर्स एफ इतना अप्लाई किया, स्मॉल एल से लेंथ इंक्रीज हो गई, वायर स्ट्रेच हो गया, ये फोर्स एफ की वजह से उसके अंदर इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ, और इस इलोंगेशन में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टार में रह जाएगी, स्टोर हो जाएगी, जो स्टोर थी पहले और अभी भी स्ट्रेच होने के बाद भी वो बरकरार है, तो उस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब हम इसका इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, उसके लिए क्या इक्वेशन है। तो मैंने आपके सामने ये सारे क्वांटिटीज लिख दिया है कि कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ वायर, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल वाला एक तार, एक वायर मैंने यहां पर अटैच किया, ये एंड है, यहां पर इसको फिक्स किया, और यहां पर से मैंने फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया, टोटल फोर्स एफ अप्लाई किया, और स्मॉल एल इसकी लेंथ इंक्रीज हुई। तो अब यहां पर मैं इसका यंग्स मॉड्यूलस निकाल सकता हूं। आपको याद होगा यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू पहले हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो मैं यहां पर ये शेड कर रहा हूं, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया तार का। उसी तरीके से लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन रहेगा। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है? स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। फिर उसके बाद हम ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, मैं शॉर्ट में L लिख रहा हूं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना है? F अपॉन A अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है? स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं तो देन y विल बी इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। I hope it is visible. There's no problem. And now from this I get the value of F. So I'm now removing this. We'll continue the derivation. We are deriving the equation for strain energy, which is a stored potential energy in a stretched wire by applied external force during the elongation of the wire. So here I got the equation of y. Now I'll substitute this equation for small l. स्मॉल l के लिए मैं ये इक्वेशन यहां पर लिखूंगा। मैं स्मॉल l के लिए यहां पर इस इक्वेशन को चेंज करूंगा। तो स्मॉल l के बजाय मुझे f चाहिए, बोलिए f इज इक्वल टू y a l अपॉन कैपिटल L। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये f
एफ इज इक्वल टू वाई, एल इधर चले जाएगा और एल डिवीजन में चले जाएगा। ओके, नाउ कम टू अनदर पॉइंट। अब मैं यहां पर दिस इज वाई, यंग्स मॉडुलस वाई, यही वाई है इधर, वाई ए एल ऑन एफ। ओके, अब देखिए मैं एक ऐसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में आपको लेकर जाऊंगा कि जब यहां पर एक्सटेंशन बहुत छोटा था, एक्सटेंशन मान लीजिए यहां तक था, इतना था, जब फोर्स मैक्सिमम नहीं हुआ था। हमको मालूम है कि फोर्स की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल एफ रहेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट वैल्यू रहेंगी कि जब फोर्स एफ हो गया, यानी कि तब पूरा एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं हुआ था इस तार में, इतना ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ था। इसको मैं लेता हूं x। आई होप आपको दिख रहा होगा। जब टोटल फोर्स F हो गया तो तब ये टोटल एक्सटेंशन L है, लेकिन एक इंटरमीडिएट कंडीशन ले लीजिए कि जब फोर्स F था। देखिए किराना दुकान पे जब आप जाते हैं तो किराना दुकान वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जो है तो आपको चीजें जो है तो गिन कर देता है। मान लीजिए कि आपको 1 किलो चावल चाहिए, तो वो 1 किलो चावल के लिए अंदाजन वहां पर वो तराजू में रखेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखेगा। तो आप देखेंगे कि इसकी डिजिट जो है, डिजिटल जो डिस्प्ले रहता उसके अंदर नंबर बढ़ते जाते हैं। एकदम 1 केजी का वजन नहीं बताएंगा आपको, आधा किलो का बताएंगा, फिर पौन किलो का बताएंगा, फिर 1 किलो का बताएंगा, मतलब कुछ समय उसको लगेगा। तो ये 0 टू कैपिटल एफ के बीच में एक ऐसा वक्त था कि जब फोर्स स्मॉल एफ था और तब का एक्सटेंशन था, तब का इलोंगेशन, तब का चेंज इन लेंथ था स्मॉल एक्स। तो फिर ये इक्वेशन एक्स के लिए कैसा बदलेगा? तो मैं ये इसी इक्वेशन को अब एक्स के लिए चेंज कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, अब हम स्मॉल एफ ले रहे, वाई तो वाई रहेगा, एरिया कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन अब एक्सटेंशन हम ये एल ले रहे, चेंज इन लेंथ क्या ले रहे? एक्स। ये देखिए मैं इतनी लेंथ बता रहा हूं, चेंज इन लेंथ एक्स इतनी, जब फोर्स एफ था तब का वक्त, और ये एल कब? जब टोटल फोर्स एफ हो जाएगा तब। तो वाई ए एक्स अपॉन कैपिटल एल। ओके चलिए ये भी ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन है। अब मैं बोलता हूं कि समझ लीजिए कि और थोड़ा एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, मैंने dx इतना एक्सटेंशन लेकर आया, dx x से अब dx पे लाया हूं, dx इतना एक्सटेंशन हुआ, और ये वक्त बहुत कम है, इतना कम है कि उस समय भी मैं बोल सकता हूं कि फोर्स F ही था। देखिए dx से अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, ये dx इतना एक्सटेंशन हुआ, ये dx इतना एक्सटेंशन हुआ जब फोर्स अभी भी F ही रखा गया है। तो ये एक्सटेंशन dx के लिए कितना वर्क डन रहेगा? तो मैं उसको बोलूंगा dw। चूंकि वायर एक्सटेंड हो रहा, फैल रहा, इलोंगेट हो रहा, लेंथ इंक्रीज हो रही, तो x के लिए F था फोर्स, अब मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज किया dx से, तो तब उसको वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन रहेगा dw, उसको और खींचने में और उसकी लेंथ dx से बढ़ाने में, और मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वो वर्क डन करना पड़ेगा dw, एक छोटा वर्क डन। तो ये वर्क डन क्या होता? कभी भी वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां पर इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ। तो dw इज इक्वल टू फोर्स कितना है उस वक्त? F, और हमने कितने से डिस्प्लेस किया उसको? dx से, तो F इंटू dx हो गया। ओके, इतना वर्क डन हुआ, लेकिन मुझे F की वैल्यू मालूम है, F की वैल्यू मैंने यहां पर निकाली हुई है। सो देयरफॉर dw इज इक्वल टू F के बजाय y a अपॉन कैपिटल L इंटू x इंटू dx हो गया। इतना वर्क डन हुआ, dx इतने इलोंगेशन के वास्ते, dx इतने चेंज इन लेंथ के वास्ते। अब देखिए
आगे अब मैं यही इक्वेशन का इस्तेमाल करके टोटल वर्क डन निकालूंगा। टोटल वर्क डन, ये पूरी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, इतनी चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, इतनी चेंज इन लेंथ लाने के लिए जो टोटल वर्क डन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस GW को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू, जैसे मैंने यहां लिखा था 0 टू f इतना फोर्स, तो एक्सटेंशन इसके ताल्लुक से कितना रहेगा? 0 टू स्मॉल l। जब 0 फोर्स 0 चेंज इन लेंथ, जब कैपिटल F इतना फोर्स हो गया तो द टोटल चेंज इन लेंथ स्मॉल l। और एक हमने दरमियानी एक कंडीशन लिए थे कि जब फोर्स स्मॉल f था तो तब का चेंज इन लेंथ स्मॉल x था, तो ये इस्तेमाल किया हमने। फिर हमने बोला कि भाई dx इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx इतना इलॉन्गेशन हुआ, इतना चेंज इन लेंथ हुआ, उसके बाद से कितना वर्क डन हुआ, तो dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dw इज इक्वल टू f इनटू dx। यहां पर f की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करे और ये dw का इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम टोटल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं जबकि वायर पूरा 0 से लेके l तक एक्सटेंशन हुआ, 0 से लेके l तक, तो वो कैसे निकलता है? तो हमारे पास एक कैलकुलस का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और आपने इसके पहले भी ये पढ़ा है इंटीग्रेशन कैसा कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो वो रहेगा टोटल वर्क डन W। वो कैसा रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dW बिटवीन लिमिट 0 टू L। अब ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं है, मुझे मालूम है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स नाम का चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो रहेगा आपका जो है तो मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें आप पढ़ेंगे ये इंटीग्रेशन क्या होता, इसको कैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिल वक्त मैं ऐसे समझ के चल रहा हूं कि आपको ये मालूम है, क्योंकि ये पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए अब इसको लेना जरूरी है। तो इंशाल्लाह जब वो चैप्टर हम लेंगे तो तब मैं आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट और उसको इंटीग्रेशन कैसा करते हैं वो बताऊंगा। तो ये जो कर्व ऐसा दिख रहा है, कर्ली फिगर, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ dW बिटवीन लिमिट्स, यहां नीचे लिखा हुआ है 0 टू L, इंटीग्रेशन ऑफ dW, इंटीग्रल dW बिटवीन लिमिट्स 0 टू L। 0 को लोअर लिमिट कहते हैं और L को अपर लिमिट कहते हैं। तो ये वर्क डन टोटल एक्सटेंशन 0 से L तक के लिए है। अब यहां पर मैं dW की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इंटीग्रल y a x dx अपॉन L। लिमिट्स क्या है? 0 टू L। लेकिन जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन के बाहर y a और L बाहर निकल जाएंगे, तो ये बच जाएगा यहां पर y इंटीग्रल के बाहर, a इंटीग्रल के बाहर, L इंटीग्रल के बाहर। इंटीग्रेशन में कौन रह जाएगा? x dx, और बिटवीन लिमिट्स 0 टू L, बिटवीन लिमिट्स 0 टू L। अब आप ये देखिए कि इंटीग्रेशन अब कैसा करना है। आपको मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं इंटीग्रेशन का, वो आप उस हद तक उसको फॉर्मूले के तौर पर याद रखिए और उसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जब मैथमेटिकल मेथड्स नाम का जो सेकंड चैप्टर है अपना, उस वक्त ये पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करने का और ये कंसेप्ट कैसे आया। तो अगर मैं इंटीग्रेशन लूं y रेज़ टू n dy, तो उसका फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू y रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले का क्या मतलब है? d के आजू बाजू सेम क्वांटिटी चाहिए, d के आजू बाजू सेम क्वांटिटी चाहिए और इसका पावर है n। तो तब हम ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी y रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब मैं ये फॉर्मूला यहां पर लागू कर सकता हूं क्या, इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? जी हां कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि d के आजू बाजू सेम क्वांटिटी है, यहां पर d के आजू बाजू सेम क्वांटिटी थी y, यहां पर x, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? यहां पर n की वैल्यू 1 है, कुछ भी नहीं था रेज़ टू, तो मतलब रेज़ टू 1 था। तो अब मैं ये फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करता हूं तो W इज इक्वल टू
वाई ए अपॉन एल, और इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन अगर किया ये फॉर्मूले से तो x रेज टू n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि x रेज टू 2 अपॉन n प्लस 1 यानी कि यहां पर भी 2। और अभी लिमिट्स नहीं रखे, इंटीग्रेशन हो गए। देखिए मैंने इंटीग्रल की साइन हटा लिया। अब यहां पर लिमिट्स रखते हैं 0 टू l, स्मॉल l। इस तरह से फॉर्मूले से मैंने इसको इंटीग्रेट किया और ये इक्वेशन आया है यहां पर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को। देखिए अब लिमिट्स कैसा रखते हैं। लिमिट रखने का तरीका ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी हमने लिमिट्स नहीं रखे हैं, इसलिए मैंने बॉक्स पे ये लोअर लिमिट 0 और बॉक्स के ऊपर अपर लिमिट l रखा है। तो अब लिमिट रखने का तरीका क्या रहता है, ये जो वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल की पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, मतलब x की वैल्यू l रखेंगे, माइनस उसी वेरिएबल की लोअर लिमिट रखेंगे। तो अब ये w इज इक्वल टू हो जाएगा, w इज इक्वल टू y a l। अब देखिए वहां पर मैं पहले अपर लिमिट रखूंगा, मतलब x की वैल्यू में क्या रखने वाला हूं, स्मॉल l। तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर। और ये 2 को मैं आराम से बाहर निकाल ले सकता हूं, यहां पर ये 2 यहां पर बाहर निकाल ले सकता हूं। ये जो 2 है ये यहां पर बाहर आ गया। अपर लिमिट डाल दिया मैंने, माइनस अब इसी वेरिएबल की x की वैल्यू अब लोअर लिमिट रखना, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर यानी 0। अब हमने लिमिट रख दिया, लिमिट और बॉक्स के यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है। अब देखिए तो w इज इक्वल टू y a यहां पर अपॉन 2l और बच गया क्या, इंटू l स्क्वायर। वो तो -0 कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। अब मैं इसको लिखता हूं w इज इक्वल टू हाफ, थोड़ा अलग तरीके से, इंटू y a, ये l स्क्वायर है ना, एक l इधर रखता हूं, यहां पर कैपिटल L रखता हूं, इंटू स्मॉल l। क्या किया भाई मैंने, ये 1/2 इसको अलग कर दिया, y a ये l स्क्वायर था, एक l यहां पर ले लिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल L ले लिया, ये दोनों साथ में थे, इनको अलग अलग कर दिया, इंटू ये l स्क्वायर का एक l इधर ले लिया था, अभी ये एक l बचे हुआ है। अब आप देखिए ये जो ब्रैकेट टर्म मैं डाल रहा हूं y a l अपॉन कैपिटल L, ये क्या है, ये है f। इसको अगर हमने इक्वेशन 1 बोलकर रखा होता तो इसलिए w इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ इंटू ये हो गया f इंटू स्मॉल l। तो ये है वर्क डन, इतना वर्क डन हुआ। ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो ये जो वर्क डन निकला यही स्ट्रेन एनर्जी है। ये वर्क डन स्टोर था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। सो दिस वर्क डन is equal to potential energy is equal to strain energy, strain energy is equal to क्या आया, हाफ f इंटू l। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ, क्या है, लोड है, फोर्स है, तो उसको फोर्स भी बोल सकते हैं, लोड भी बोल सकते हैं, लोड। और स्मॉल एल क्या था, चेंज इन लेंथ था, उस चेंज इन लेंथ को कह सकते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा आ गया है। याद रखेंगे कौन सी चीज क्या है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, and strain energy is equal to half into F into L। F है applied force, small l है change in length।
थोड़ा आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, इंशाल्लाह आपको वो समझ में आ जाएगा। और मैथमेटिकल मेथड्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को भी समझ लेंगे और उसको और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो तरीके भी हम आपको बता देंगे। देखिए ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हम एक फॉर्मूला और एक डिराइव करेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या रहेगा, नाम में ही लिखा है सब कुछ, स्ट्रेन एनर्जी को डिवाइड करना है वॉल्यूम से, तो यहां पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बना, फिर स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाल के रखी हुई है, हाफ F इंटू एल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वायर, उस तार का वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ, कैपिटल L, ये वॉल्यूम ऑफ द वायर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको थोड़ा आप ठीक ठाक तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू F अपॉन A इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अरे ये क्या, F अपॉन A तो स्ट्रेस है और L अपॉन L स्मॉल l चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो स्ट्रेन है। तो इस तरह से स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला बना हाफ इंटू F अपॉन A क्या है, स्ट्रेस, इन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये स्ट्रेन है। ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी कि मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकूं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम SEPUV, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब इसका एक रूप और देख सकते हैं, y को यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, y को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इस पर से स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हुआ, फिर स्ट्रेस इज इक्वल टू, देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर SEPUV के फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस हटा के आप क्या डालेंगे, y इंटू स्ट्रेन, तो y इंटू स्ट्रेन, और इंटू स्ट्रेन तो पहले से ही है, इंटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा फिर हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, स्ट्रेन दो बार आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, स्ट्रेन स्क्वायर हो गया। ये ग्रुप हो गया SEPUV का स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये एक फॉर्मूला। अब आप क्या करिए, वापस से यहां पर इस फॉर्मूले में पहले हमने स्ट्रेस हटा के वहां पर स्ट्रेन डाले थे, अब स्ट्रेन हटाइए, यहां पर स्ट्रेन हटाइए, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y। चलिए यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक ही चीज मिलने वाली है आपको। तो SEPUV हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, मतलब स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर। स्ट्रेन स्क्वायर है लेकिन स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस अपॉन y। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ये यहां पर इसकी मदद से, तो फिर ये हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो ऑफ कोर्स एक y और ये y कैंसिल हो जाएगा, और फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ
हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। इस तरह से हमने आज के लेक्चर में यह सीखा कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है। हमने स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया, फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इक्वेशन डिराइव किया, उसके हमने अलग अलग फॉर्म देखे। अब सिर्फ यहां पर एक दिक्कत की बात जो आपको आने वाली है वो रहेगा इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन कैसे किया, उसका तरीका क्या है, तो वो हम इंशाल्लाह जब मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ेंगे तो वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अमजद एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे हमारा जो एकेडमी का पेज है उसको लाइक कीजिए और फिज़िक्स में अगर कुछ और डिफ़िकल्टी है और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू।